हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम बस आने ही वाली है। ठीक है। आज क्या है, हमारी 11/6 11/1/2025 है। ठीक है। मुश्किल से 10 या 5 दिन, 10 या 15 दिन आपके पास बचे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए 2023 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है। जिसको आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है। हो सकता है कि ये जो सेट है, पेपर है, दो सेट में आया। ठीक है। सेट 1 और सेट 2। ठीक है। तो आप इन दोनों को फॉलो कर लें, देख लें कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नो रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर, है ना। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, है ना, 0। अब हमें बताना है कि इसके लिए नो रियल रूट्स कब बनेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसपे नो रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है। तो देखो, इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीजें समझाता चलूंगा। ठीक है। तो देखो, पहली कंडीशन क्या होती है कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 के इक्वल हो। दूसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा 0 से बड़ा हो। तीसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा 0 से भी छोटा हो। ऐसी हमारे पास तीन कंडीशंस बनती है। ठीक है। तो जिसमें हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल होगा, तो ऐसे में हमारा जो रूट्स है वो क्या बनेगा, रियल एंड इक्वल बनेगा। ठीक है। जब 0 के इक्वल होगा तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होंगे। जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो इसमें हमारे रियल रूट्स बनेंगे पर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो इस कंडीशन में बनेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है। आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, जो बाकी के 2 क्वेश्चन है ना। ठीक है। तो इसको याद रख लें। ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं। क्या बोला है, 11th टर्म ऑफ AP -3 -1/2 2 का क्या होगा। क्या AP सीरीज में 11th टर्म क्या होगा। तो देखो, जब भी हमें टर्म्स निकालना रहेगा, ठीक है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 D होता। ठीक है। जब भी कोई सा टर्म हमें निकालना रहता है AP सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 D होता। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास है 3-4 चीजें। ठीक है। यहाँ पर A क्या होता है, N क्या होता है, D क्या होता है। ठीक है। तो देखो, जो हमारा A होता है किसी भी AP सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है। कौन सा टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे पास N है वो होता है कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हमें 11th टर्म फाइंड करना है तो N हमारा वो हो जाएगा। और D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब मैं बताता हूँ आपको कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, जब हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो देखो हियर, यहाँ पर अपना क्या है, जो ए है वो क्या है, फर्स्ट टर्म इस एपी सीरीज का -3 है। ठीक है। और एन तो मैंने तुमको बता ही दिया, वो है 11। उसके बाद जो डी है हमारा, ठीक है, डी मतलब सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना था। सेकंड टर्म होगा -1/2, उसमें से हम माइनस करेंगे -3 को। ठीक है। तो देखो, ये हो गया हमारा -1/2, माइनस माइनस +3 हो गया। एलसीएम ले लेंगे 2। देखो 2 में किसका मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए तो 1 होता है, तो यहाँ पर ऊपर भी 1 को मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 में किसका मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए, वो होता है 2, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, जब प्लस माइनस -5/2। तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 5/2, ए की वैल्यू -3, एन की 11 आ गई। बस इसे हमें वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूले में। ठीक है। तो देखो, ए की वैल्यू हमारी -3 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 11 है। ठीक है। ये हो गया 11 - 1, और डी की वैल्यू जो है हमारी 5/2 हो गई। ठीक है। तो ये हो गया -3 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 इंटू 5/2,
2 से हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब देखो ये हो गया -3 प्लस 5 5 जा 25, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 22। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। चलो बस यही हमको सारे क्वेश्चन में करना है, ये आपको 2 नंबर या 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं क्या बोला है। द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थैलेसिस, इनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 640 से लेके 346 बीसी तक था। ठीक है, ये तो याद करने वाली चीज है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, हमें बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3 2 और क्यू की जो है वो -2 और 3, जैसे दो पॉइंट है हमारे पास, एक है यहाँ पर P है और एक जो है Q है। हमें इसके बीच की जो है डिस्टेंस निकालनी है और इसके पॉइंट्स दिए हुए हमें 3 और 2, और यहाँ दिया हुआ है -2 और -3। इसका डिस्टेंस निकालना, तो देखो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि x2 क्या है और y2 क्या है। तो देखो जो हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है उसमें जो पहला टर्म होता है यही हमारा क्या होता है, x होते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेकंड टर्म होता है वो y कहलाता है। ठीक है, बट यहाँ 1 और 2 किसको दे, देखो जो पहला नंबर है इससे हम 1 दे देते हैं और जो दूसरा वाले पे है उसको हम x2 दे देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आ गई, उसे सिर्फ हमें फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो देखो ये हो गया अंडर रूट, x2 की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू है 3, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर लगा, प्लस अब y2 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है, -3, और माइनस y1 की वैल्यू है 2, इसका भी ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो गया -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो गया अंडर रूट 25 प्लस 25। ठीक है, तो अंडर रूट 2 इंटू 25 हो जाएगा, 25 बाहर, ठीक है, हाँ सॉरी 5 बाहर इंटू रूट 2 बचा हमारा। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 इंटू 1.414 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 जा 5 4 2 7, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 जा 5 और 2 7, 3 नंबर पहले पॉइंट, ये 3 नंबर पहले पॉइंट, तो हमारा अप्रोक्स कितना आंसर आ सकता है। तो देखो ये 0 7 मतलब 10 से कम है, तो अप्रोक्स हमारा क्या आएगा 7.09 आंसर आएगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द ग्राफ ऑफ फाउंड ऑन ग्राफ, मतलब कि हमें बोला है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये किस प्रकार का हमें ग्राफ देगा। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमें हरदम पैराबोला शेप देता है। ठीक है, कौन सा शेप देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला का शेप देता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलो अब क्या बोला था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2 इक्वल टू 0 इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंस। डिपेंडेंट और कंसिस्टेंस कब होगा, जब एक लाइन दूसरे के ऊपर सबमर्ज होगी, कोइंसाइड होगी। ठीक है, एक लाइन ये ले ली हमने और दूसरी लाइन इसके ऊपर ये ले ली, जब एक दूसरे के ऊपर लाइन होगी तभी ये वाली कंडीशन हमारी बनेगी। और ये कंडीशन कब बनती है, जब लाइनें कोइंसाइड होती है, को इंसिडेंट होती है। ठीक है, और को इंसिडेंस में कंडीशन क्या बनती है हमारी, वो उसमें होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारी कोइंसिडेंट में कंडीशन बनती है। ठीक है, और इसी टाइम इसी कंडीशन में क्या होता है, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारा सी वाला जो है
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अब हमारे पास आ गया फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, पहला क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 2 13 19 डेज 205 तक इस एपी में कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ टर्म इन एपी के लिए भी फॉर्मूला बताया तुमको मैंने, वो क्या होता है, टी एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखो यहाँ पर टी एन जो हमें लास्ट टर्म को डिनोट करता है। ठीक है, इस एपी के लास्ट टर्म को टी एन डिनोट करता है। तो इस एपी के लास्ट टर्म क्या है हमारा, 205 है। ठीक है, ए जो है हमारा 7 है। ठीक है, ये हो गया टी एन, ये हो गया ए हमारा। ठीक है, अब हमको डी फाइंड करना है। तो डी क्या होता है, हम जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा डी आता है, ये होगा हमारे पास 6। ठीक है, बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो टी एन क्या हो जाएगा हमारा 205, ए जो है हमारा 7 है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड ही करना है हमें, और डी जो है हमारा 6 है। ठीक है, 7 लेफ्ट हैंड आएगा माइनस हो जाएगा, 205 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6 है। ठीक है, 205 में से 7 माइनस करेंगे तो 198 बचेगा इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 198 अपॉन 6 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 6 से जब इसको डिवाइड करना है, 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस 1 है लेफ्ट हैंड तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 33 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 34। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 34 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 34। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे इसके अंदर, 34 हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या बोला, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऐसे कौन से ट्राइंगल है जो हमेशा सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो वो ट्राइंगल्स कौन से हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस एंड एंगल विथ 0 डिग्री मेजर्स। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क को मेजर करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360। और हमें लेंथ ऑफ आर्क बोला है, मतलब सर्कल में जो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट, इसको आर्क बोलते हैं। और ये किस पे आ रहा है, ये हमारा सर्कमफेरेंस पे आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, ये है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। और हमें थीटा निकालना था, मतलब आर्क निकालना था कि ये आर्क कितना बनेगा, तो ये बना सर्कमफेरेंस पे। हमारे फॉर्मूला लगा था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब ये बोला है √3 कैसा नंबर है। ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा नंबर जो रूट के बाहर नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं निकलेगा, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलो अगला बोला है पी एक्स इज अ पोलिनोमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड। तो क्या बोला हमें, पी एक्स मतलब कोई से एक पोलिनोमियल ले लेते हैं हम। तो मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी वाई है प्लस सी। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। इसमें बोला जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है इसे हम क्या कहते हैं। तो देखो किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो अगला देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज सॉल्विंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी क्या होगा। देखो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। मतलब क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है होता है। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अब क्या बोला गया है, ट्रू एंड फॉल्स फाइंड करना। ठीक है, द मीन इज डेट द वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच ऑक्यर मोस्ट ऑफन।
क्या बोला है, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 फलाना फलाना, इसमें मीन क्या बोला उसने कि जितनी बार सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आते हैं उसे हम मीन कहते हैं, नहीं, मीन इसको नहीं कहते हैं, बल्कि इसको क्या बोलते हैं, हम मोड बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार नंबर्स आए हैं, कोई सी वैल्यू आए तो उसे हम मोड कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलो अगला क्या है, द सम of the probability of all the elementary events of an experiment is 1। हाँ ट्रू होगा, क्यों होगा, क्योंकि जितने भी इवेंट्स होंगे, हमारे पास सिर्फ दो टाइप के इवेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, एक तो होगा, ठीक है, एक तो होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, ये तो कोई चीज होगी या तो नहीं होगी, है ना। तो इन सब का जो सम होता है वो होता है 1। ठीक है, जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो सम होता है वो सिर्फ कंप्लीट 1 ही होता है। ठीक है, अगला, तो क्या बोला, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्लैंट सेकंड लाइन। क्या बोला इसके अंदर, कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे उसको बोलते हैं सेकंड लाइन। हाँ ट्रू, सेकंड लाइन कैसे बनती है, एक सर्कल होता है, कोई अगर लाइन इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम बोलते हैं सेकंड लाइन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू ऑक्कर इज 1। हाँ ट्रू हो जाएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऐसी है जिसकी होने की पूर्ण संभावना है, ये कम ट्रू है, मतलब होगी ही होगी, उसके लिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा 1 आती है। ठीक है, क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एनी हेमिस्फीयर इज वेयर रेडियस आर इज रेडियस ऑफ अ सर्कल 1/3 पाई आर क्यूब बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगला क्या बोला, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोला गया है। द हाइट ऑफ बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का अगर हमारे पास हाइट और लेंथ है तो क्या हम किस इसको फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो के, नहीं, इसके अंदर हमारे पास एंगल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मैच द कॉलम दिया गया है, पहला बोला गया है 10/30 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तुमको पता होना चाहिए 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो इसका ऑप्शन कहाँ है, लास्ट वाला है, 1/√3, ये है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड क्या बोला, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर बनता कैसे है, एक सर्कल है, बीच में सेंटर है, यहाँ से जब एक पिज्जा टाइप का एक कट लगाया जाता है, इसे बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, सेक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये एरिया पे आया, देखो θ/360 तो आएगा ही आएगा, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया हमारा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसके पहले अपन ने वो था लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो उसमें हमने सरकमफेरेंस का वो ले लिया था। ठीक है, फॉर्मूला हो 2 पाई आर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अभी हम करके आए थे हमारे ट्रू फॉल्स में, क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, फोर्थ क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है 1। कभी भी हमें साइन स्क्वायर कोई सी भी नंबर दिया और कोस स्क्वायर सेम नंबर दिया था, हमेशा वो 1 ही होगा। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, हमेशा ध्यान रखना, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। एक और फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो लास्ट वाले का होगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैच द कॉलम। चलो फिर अगला देखते हैं, क्या बोला है, 1 वर्ड में हमको बताना है। तो डिफाइन सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल, क्या बताना हमें, सेकेंड लाइन क्या होता है। तो देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, मतलब एक लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्टिंग करेगी एट 2 पॉइंट्स।
टू पॉइंट्स पर ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी वही हमारी क्या कहलाएगी, सेकेंड लाइन कहलाएगी, सेकेंड। ठीक है, समझ गए। जैसे ये सर्कल है, एक लाइन है, सर्कल को दो बार इंटरसेक्ट करेगी, इसी लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड लाइन। ठीक है, सेकेंड लाइन। अगर ये तुम्हें 2 नंबर में आता है तो तुम डायग्राम बना के उसको दर्शा सकते हो। ठीक है, अगर 1 नंबर में आता है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, हमारे डेफिनेशंस को लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले का क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो होता है c अपॉन a, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर तुमसे पूछता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस बी ऑन ए, इसका ध्यान रखना। ठीक है, पर ये हमसे पूछा नहीं, हो सकता है ये पूछ ले अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, डिफाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन द सर्कल। हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को डिफाइन करना। तो देखो ये क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है ना। क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा पॉइंट जहां पर सर्कल और टेंजेंट आपस में मिलते हों। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पॉइंट विच इज कॉमन टू टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ आ गए। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जहां पर टेंजेंट और सर्कल का एक कॉमन पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाले का हो गया। अब फोर्थ वाले का बताता हूँ। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है किस सर्कल का। तो देखो ये सर्कल है, 2 मिनट, सर्कल हम डायग्राम से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट इसका कलर चेंज कर लें हम। तो देखो ये सर्कल है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर, ठीक है, हमें पता करना है कि सेगमेंट होता क्या है। देखो ये सेंटर है, यहाँ से पिज्जा जैसा हमने एक शेप कट करा। ठीक है, अब देखो इस, ये तो हमारा हो गया सेक्टर। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, जब इसी सेक्टर में से हम ट्राइंगल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बच जाता है, ठीक है, सरकमफेरेंस और ट्राइंगल के बीच के एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होगा, देखो पहले तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म फाइंड करना है, इतनी देर से हम यही तो कर रहे हैं। वो क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये है कॉमन फॉर्मूला टू फाइंड एनी nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, चलो सिक्स्थ देखते हैं, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो पहले इसको समझ लो, ये कब होता है, जब हमारे पास एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल में एक लाइन जो है किसी भी ट्राइंगल के दूसरी साइड के
पैरेलल हम जब खींच देते हैं तो ये क्या करती है, ये जो है अदर दो साइड होता है ट्रायंगल का उसको इंटरसेक्ट करती है। और अब क्या होता है, जो मेन प्रोपोर्शन हम क्या बोलती है कि जो हमारा इसका और इसका जो रेशो होता है वही होगा इसके और इसके रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, ये होती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो अदर दो साइड क्या हो जाएगी, सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है डेफिनेशन। अगर एक ट्रायंगल है, हमने एक साइड के पैरेलल दूसरी एक लाइन खींचते हैं और ये लाइन क्या करेगी, अदर दो साइड है उसको सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन एंड ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय, ठीक है, मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द डेड पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स ग्रेस। अब देखो क्या बोला गया है इसके अंदर कि एक हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। ठीक है, अब 2D का कहाँ चला गया, स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये बोला है कितने का, 15 सेंटीमीटर, अपन ज्यादा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये स्क्वायर है, इसकी एक एंड से हमने एक रस्सी से हॉर्स को बांध दिया है। ठीक है, यहाँ पर मान लो उसने बांध दिया। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या बोली हमें, ये है 15 सेंटीमीटर और रोप की जो लेंथ है ये है 5 मीटर है, सॉरी ये 15 मीटर है, ये 5 मीटर है। अब यहाँ एक हॉर्स को बांध दिया तो ये बोल रहा है कितना एरिया कवर करेगा, तो जितनी रस्सी है इतने एरिया पे ही ये खा पाएगा, इससे ज्यादा तो वो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है ये वाला एरिया, निकालना है कितना हो जाएगा। तो देखो इसका शेप कैसा बन रहा है हमारा, पिज्जा जैसा। और जब भी पिज्जा जैसा शेप बनेगा, मतलब पिज्जा के टुकड़े जैसा शेप बनेगा, तो हमारा एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, है ना, सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है लेट द हॉर्स, है ना, हॉर्स कैन ग्रेज इन द शेप ऑफ सेक्टर। वो क्या करेगा, सिर्फ ग्रेस कहाँ कहाँ करेगा, सिर्फ सेक्टर के शेप के एरिया में। ठीक है, एरिया, है ना, तो देखो हियर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारे को चाहिए क्या, एक तो थीटा चाहिए हमें, है ना, दूसरा हमें आर चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा थीटा है ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इसका एक एंड जो है हमारा स्क्वायर के एंड पे टच है। ठीक है, और स्क्वायर का जो ईच साइड होती है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो यहाँ आर है उसकी वैल्यू है 5 मीटर। बस हमें ये सब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा थीटा क्या हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू
पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 5। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 91 जा 90, 94 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 55/14। चाहो तो काट दो, नहीं तो यही रहने दो। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? कितना एरिया कवर करेगा? 55/4 मीटर 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही एरिया क्या होगा हमारा कवर करेगा। सेकंड क्या बोला है, पहले इसको हम रब कर लेते हैं, लिख लो इसको, है ना। हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसको रब करके। ठीक है, अगला क्या बोला है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtended an angle of 60 degree at the center, find length of arc। ठीक है, अब देखो एक सर्कल है, ठीक है, हमारा इनने क्या बोला, सेंटर पे क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल फाइंड बना रहा है। ठीक है, तो ये एंगल बना लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर ये कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है ना। तो हम, और इसकी जो लेंथ है, रेडियस है, ये है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें आर्क का लेंथ पता करना, मतलब इसका जो है लेंथ हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ना, गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन, एक तो हमारे पास थीटा है, थीटा कितना है, 60 डिग्री। दूसरा हमारे पास है रेडियस, मतलब आर की वैल्यू है, वो है 21 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सिंपल है फॉर्मूला, तो कब से करते आ रहे हैं हम। ठीक है, अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, वो होती है हमारी 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर जो हमारा 21 हो गया। तो देखो 60 1 60, 66 36 होता है। ठीक है, और 7 1 7, 7 3 21, 3 2 6, 6 से 6 कैंसल। तो इसका एरिया कितना है हमारा, 22 एरिया का लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था, आपके 2 नंबर तो बन जाता। ऊपर वाले से सिंपल तो नीचे वाला क्वेश्चन था और वाला। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है, वी थ्रो अ डाइस वंस। अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं, फाइंड डेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें है ना 4 से ज्यादा नंबर आए। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम कोई सी भी डाइस फेंकते हैं तो उसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या होती है। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं प्रोबेबिलिटी का ना, पी ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल वो रेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कम। ठीक है, तो देखो पहले तो हम देखते हैं हमारा आउटकम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो हो सकता है या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये हमारे वो आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आउटकम्स। जब भी हम एक डाइस को फेंकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो इसके नंबर्स कितने होंगे, मतलब गिनती में कितने होगा, तो नंबर्स कितने होगा इसके, वो गए हमारे 6। ठीक है, टोटल नंबर्स क्या होगा हमारे 6 हो गए, मतलब टोटल 6 टाइप के आ सकते हैं नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा फेवरेबल आउटकम्स देखना है ना। फेवरेबल आउटकम क्या है, आउटकम हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम में 4 से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, तो 4 से ग्रेटर कौन से हो जाएंगे, 5 और 6, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। 5 और 6 हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, कितनी संख्या है इसकी, 2 संख्या, हमें संख्याएं लेनी है। ठीक है, कभी हमको 5 और 6 नहीं लिखना, हमें इस लिखना है कितने नंबर्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, बस इसे हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारा 2,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे 6 है, तो 1/c हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी इसकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। कितना आएगा हमारा ग्रेटर देन के लिए कितना आएंगे हमारे 4 आएंगे। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। तो देखो हमें यही चीज करना है, तो हम टोटल आउटकम तक रहने देते हैं, बाकी को हम रब कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो फेवरेबल आउटकम यहाँ से चेंज हो जाएगा हमारा, और ऊपर तक तो सही रहेगा हमारा, फॉर्मूला यही रहने दो। ठीक है, बाकी सबको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला है हमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। तो देखो हमको फेवरेबल आउटकम चाहिए, फेवरेबल आउटकम चाहिए, आउटकम चाहिए। ठीक है, और हमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए। ठीक है, ये कितना, देखो फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो 4 से कम कौन कौन से हैं, एक तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 हमारे फेवरेबल आउटकम, और नंबर कितने हो गए इसके 3 हो गए। ठीक है, बस हमें इसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। ठीक है, ये सिंपल था हमारा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम और वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इसको पहले रब कर लें। हम्म, क्या बोला है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें क्या निकालना है, 52 कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स को निकालना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस, एस मतलब इक्का। ठीक है, तो देखो जो 52 कार्ड्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं। ठीक है, कितने एस होते हैं, 4। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वस टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब हमें जो चाहिए वो वाला फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, बस हमें ये दोनों वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देखो टोटल कार्ड्स कितने थे हमारे 52, तो यही हमारे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम हो जाएंगे। और हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, कम्स हो जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, कि 4 ही जो हमारे पास एस है, जितने जो एस निकालना है उसी की वैल्यू लिखनी है अपन। ठीक है, बस इन दोनों को हम वैल्यू पुट कर देते फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पीई इक्वल टू 4/52। 4 1 जा 4, और 13 4 जा 52 होता है, तो 13 नीचे आंसर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/13। अब हमें बोला गया है अगला वाला कि नॉट बी एन एस, मतलब कि नो वो एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ तक तो करे रहने देते हैं, नीचे वाला हम रब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो फेवरेबल आउटकम क्या होना, देखो 4 एस होंगे तो बाकी कितने नहीं होंगे, तो हमारे जो 48 जो है वो नहीं होंगे। अगर 4 एस होंगे तो 48 नहीं होंगे, तो हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 48, मतलब एस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई से पता चलेगा तो हमारा वो 48 हो जाएगा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम फॉर्मूले में, जो हमारा 48 अपॉन 52, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, जगह हमारे पास 13 4 जा 52। तो हमारा आंसर क्या हो गया 12/13। ये हो गया हमारा नॉट बी एन एस, मतलब इक्के का पत्ता नहीं होना चाहिए, उसका सही आंसर हो जाएगा 12/13। ठीक है, हमारे दोनों क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, सिंपल थे, ज्यादा कठिन नहीं थे। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। अगला क्या बोला है, व्हाट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जो कभी हो ही नहीं सकते। एन इवेंट, आंसर लिख ले,
एन इवेंट विच कैन नॉट बी हैपन। ठीक है, मतलब ऐसे इवेंट जो कभी भी हो नहीं सकते, वही दिस 10 इवेंट्स इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी बोली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, 0 हो जाती है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट वाले का। अब हम और वाले का आंसर करते हैं। ठीक है, तो और वाले का क्या बोला है, इफ पी इक्वल टू 0.95 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट ई। तो देखो पी ई क्या मतलब होने की संभावना क्या होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है होने की संभावना प्लस नॉट ई, नॉट पी मतलब नहीं होने की संभावना, इनका जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास पीई क्या है, 0.95 है, प्लस नॉट पीई की क्या है, उसको निकालना है। ठीक है, इसको यहीं रहने दो, इस प्लस में है, राइट हैंड साइड का माइनस हो जाएगा, तो नॉट पीई इक्वल टू 1 माइनस 0.95। जब 1 में से 0.95 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0.505 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर, मतलब ना होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 0.05 हो जाएगी। सिंपल है, जब भी हमें होने और नहीं होने का दिया होता हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 6 एंड 20। 6 और 20 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक हम 6 के लिए लाइन खींच लेते हैं और एक हम 20 के लिए लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, पहले हमको 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते चलते हैं। ठीक है, देखो अब तो छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा जो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 3, कितने हैं, एक एक बार है, पावर 1। 20 का जो है वो है 2 टू टाइम्स है, 2 की पावर 2 इंटू 5 1 टाइम्स है, 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा कॉमन नंबर होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर को हम लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन है वो हमारे पास 2 है, और 2 का भी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल था ये तो, कोई दम वाली बात नहीं थी। अब हमें क्या करना है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। पहला वाला तो खत्म हो गया। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया कंप्लीट ना, अब हम और वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, तो देखो हमें 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 0 से। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 35। अब ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, अब होगा 5 से डिवाइड, 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7 होता है। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में 140 इक्वल टू 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 2 कितनी बार आया उतनी पावर लगाना, जैसे 2 यहाँ पर 2 बार आया तो 2 की पावर 2, 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1, 7 भी एक बार आया तो 7 की पावर 1। ये क्या होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल था, कोई कठिन वाला काम नहीं था। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। हम फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के
जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम करते हैं फैक्टराइजेशन, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है 3, और लास्ट वाले नंबर क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा 12, और 12 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, एक नंबर छोड़ देते हैं या दो नंबर छोड़ देते हैं, प्लस माइनस ऐसे करना है कि हमारी बीच वाली संख्या आ जाए। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, और 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट, 3x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले लिखो, तो -4x। अब बाद में हमारा 3x आना है, फिर -4। अब यहाँ साइन क्या आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले साइन को इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला साइन आना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस साइन को इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला साइन आना चाहिए। तो माइनस में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाए, वो तो हमारा प्लस। ठीक है, तो पहले बार में साइन आएगा, जो पहले वाले के पास साइन है वही साइन यहाँ रखेंगे। दूसरा साइन कब आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला साइन आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ क्या था हमारा साइन माइनस। ठीक है, अब हम करेंगे दो के पेयर बना लेते हैं और इनमें से कॉमन लेते हैं। तो इसमें से जो कॉमन है हमारा एक्स आ रहा है, एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा 3x - 4। अब यहाँ पर देखो 3x बन ही गया है तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे हम 1। ठीक है, तो ये बचेगा अंदर 3x - 4। ठीक है, अब दो टर्म्स हो गए, एक ये वाला टर्म एक ये वाला टर्म। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में हम क्या करते हैं 3x - 4 को कॉमन ले लेते हैं। 3x - 4 एक हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया x+1 हो गया। अब हमें जीरो से निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 3x - 4 को जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x - 4 राइट हैंड तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, x यहीं रहेगा, 4 3 के नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो हमारा ये आ गया। दूसरा हम क्या करते हैं, x+1 को भी जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन के दोनों जीरोस आ गए हैं। पहला क्या आया हमारा 3/4/3, सेकंड आया हमारा -1 आया। ठीक है, हमें सेकंड क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1 बोला गया है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला रल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या होता है, ठीक है, नहीं अल्फा बीटा तो दिया हुआ ना, इनका जो इसको हम रूट्स बोलते हैं, तो सम ऑफ रूट्स हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ, बस इसकी हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये x² माइनस सम ऑफ अल्फा क्या दिया हुआ है हमें, मतलब जीरो वो है 4, तो ये 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा 1 है, तो वहाँ 1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो बहुत ही सिंपल था, बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला है फाइंड द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड से इट इज कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस कब होगा, तो देखो जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना जीरो से बड़ा होगा या हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो आएगा हमारा कंसिस्टेंस। और हमारा जो डी है वो जीरो से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होगा इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। पर हमें पहले डी निकालना पड़ेगा, डी क्या होता है, तो डी का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है B² - 4AC, ये होता है हमारा डी। ठीक है, अब देखो, अब बी और ए और सी कहाँ से लेके आएंगे हम, ठीक है, बी
ए नहीं, ये तो दूसरी चीज है, सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत सोच लिया, ठीक है, ये वो चीज नहीं है, ठीक है, सॉरी। देखो, हमें रेशो में बताना है, ठीक है, तो देखो रेशो में क्या करेंगे हम, पहले यहाँ A1 B1 निकालना सीखते हैं। तो 5x - 4y प्लस 8 = 0 हो गया। सेकंड हो गया 7x प्लस 6y - 9 = 0 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A1 B1 क्या होता है, जो हमारी पहली इक्वेशन, इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है इसको हम a बोलते हैं, ठीक है, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और लास्ट में जो कांस्टेंट होता है उसे हम सी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ दो इक्वेशन है, तो हम पहले वाले को A1 B1 C1 कर देते हैं, दूसरे को A2 B2 C2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस कब होता है, ठीक है, तो देखो कब होगा, जब हमारा A1/A2 B1/B2 = C1/C2, पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन में जब A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 के, तो इस दो टाइम पे हमारा कंसिस्टेंस होगा। तो देखो पहले वैल्यू देख लेते हैं हम, 5 अपॉन, और इनकंसिस्टेंस कब होगा, जब हमारा A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, तो हमारा ये होगा इनकंसिस्टेंस, ठीक है। बाकी अगर ये दोनों आते तो हमारा कंसिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं रेशो, 5/7, ठीक है, -4/6 और 8/-9, हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 5/7, ये हो गया हमारा -2/3, लास्ट में हो गया 8/-9। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि तीनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है। सेकंड ही दिख रहा है 5/7, ठीक है, नॉट इक्वल है -2/3 के, तो यह होगा हमारा कंसिस्टेंस, ठीक है, सिंपल था। चलो फिर अगला देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है किसी भी मेथड से। हमारे पास दो मेथड है, पहला तो एलिमिनेशन है और सेकंड है सब्स्टिट्यूशन, है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, x + y = 14 दिया हुआ है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, x - y, इसको हम सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं सपोज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक अपन को इसमें क्या रहता है, एक लेटर को हटाना रहता है, तो उसके लिए साइन चेंज होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। तो देखो y के पास एक एक है और साइन भी चेंज है, इसको हम बिना साइन करे सोल्व कर सकते हैं। जैसे y से y कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 2x = 14 और 4 18, ठीक है। तो x को यहीं रहने देते हैं, 2 को नीचे लेके आते हैं, तो 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। इस वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा x + y = 14, तो x की वैल्यू हो गई 9 + y = 14, तो y = 9 प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 5, ये हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल था। चलो फिर आगे देखते हैं, y की वैल्यू भी आ गई हमारी, x की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अगला देखते हैं, राइट द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द एपी सीरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा इसमें डिफरेंस कितना कितने का आ रहा है ना। तो उसको सोल्व करते हैं, सोल्व, ठीक है। डी, डी क्या होता है हमारा, सेकंड टर्म में से, हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड टर्म यहाँ पर 10 है, माइनस फर्स्ट टर्म 4 है, कोई से भी ले सकते हो, 16 में से 10 माइनस कर लो, मतलब कंजिक्यूटिव, मतलब लगातार दो टर्म्स में से माइनस करना, ठीक है। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो देखो ये हो गया 1 2 3 4, 4 टर्म है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 22 + 6, तो ये होगा हमारा कितना, 28, और सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा,
फिर इसमें हम 6 को प्लस करेंगे तो ये होगा हमारे पास 34। ठीक है, हमारा फिफ्थ और सिक्स टर्म आ गया। नेक्स्ट टू टर्म बोले थे हमसे, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्या बोला है, पहले इसको रख कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इसका हमको सम करना है। ठीक है, तो पहले तुमको सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, वो होता है एन अपॉन टू, ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, ए गिवन है। ए क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी सीरीज एपी सीरीज का, वो होता है ए, 34 है। डी क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा डी कहलाता है। तो 32 माइनस 34, ये होगा प्लस माइनस 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 टू। हमें फाइंड करना एन, एन यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टी एन का फॉर्मूला, कि हमारे पास लास्ट टर्म है टी एन का, इसको हम टी एन बोलते हैं। तो देखो टी एन, जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो टी एन क्या है, हमारे पास 10 है, इक्वल टू ए जो है 34 है, प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एन फाइंड करना है इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, इंटू डी जो है हमारा माइनस टू है। 34 लेफ्ट हैंड तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस टू। माइनस टू लेफ्ट हैंड तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा 2 से 12 टाइम्स आएगा। ठीक है, माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, 12 प्लस वन जगह एन की वैल्यू हमारी आ गई 13। ये हमने क्यों करा, ताकि हमारे पास एन की वैल्यू आ सके। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास एन की वैल्यू आई, सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन टू, एन क्या है हमारा 13 अपॉन टू, ब्रैकेट टू इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 34 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस वन, और डी जो है हमारे पास माइनस टू है। तो हमारे पास 13 अपॉन टू, 32 टू ज़ा 68 हो गया, 34 टू ज़ा। ठीक है, प्लस 13 में से एक जाएगा 12 इंटू माइनस टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 13 अपॉन टू, ब्रैकेट 68 प्लस माइनस माइनस 12 टू ज़ा 24, बस हमें माइनस करना है अपॉन टू। 68 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 4, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 44 हो गया। और 2 वन ज़ा 2, 2 20 टू ज़ा 44 होता है। ठीक है, 13 का 22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अब। हाँ, 13 टू ज़ा 26, 2 बचेगा, 13 टू ज़ा 26 और 2 28 हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 286 हो जाएगा। ठीक है, हमने नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब क्या बोला है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ई और एफ पॉइंट्स है किस पे, पी और क्यू के। इन ट्राइंगल पी क्यू आर स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब देखो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए अलग डायग्राम मानते हैं, सोल्व करते हैं। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ठीक है, पी क्यू आर। अब बोला है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन पी क्यू, ई और पी आर पे। ठीक है, एफ, ये दो पॉइंट्स है। ठीक है, स्टेट वेदर ई एफ लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, ई एफ जो है पैरेलल होना चाहिए हमारे क्यू आर के। कब होगा, जब हमारे पास पी ई की वैल्यू 4 है, क्यू ई की वैल्यू जो हमारे पास है 4.5 है, पी एफ की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 9 है। ऐसा कब होगा, देखो जब रिवर्स ऑफ ना कन्वर्जेंस, सॉरी रिवर्स नहीं कन्वर्जेंस। ठीक है, जेंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी शनलिटी थ्योरम। ठीक है,
जैसे का वो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगती है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ उसमें क्या होता है, अगर हमारा जो रेशो है 8/9, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 4/4.5 के, तो हमारी जो लाइन से वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 8/9 इक्वल टू 4, पॉइंट हटेगा, जीरो पर लगेगा, 0/45, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 5 9 जा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा दोनों पार्ट्स क्या हुए, इक्वल आ गए। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पी एफ ई पैरेलल हो जाएगा हमारा आर क्यू के, ठीक है। अगर हमारे इनके रेशो सेम है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है इसके। चलो फिर अगला देखते हैं, ठीक है। ये तो अब नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्या बोला है, इन फिगर पी, ये जो फिगर हमारे पास है, ठीक है, तो पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, ठीक है। प्रूव डेट पी ओ क्यू सिमिलर होगा एस ओ आर के। बोला है पी ओ क्यू सिमिलर होगा एस ओ आर के। तो देखो पी ओ क्यू दिया है और एस ओ आर का बोला है, ठीक है। तो ये पहले हमको बोला है ये दोनों लाइन पैरेलल से, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व, ठीक है। एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ एस आर, क्यू, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, टर्नेट एंगल है, ठीक है। किसी भी पैरेलल लाइन के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल एस ओ आर, क्यों इक्वल होंगे, कि ये वर्टिकल एंगल है, ठीक है। वर्टिकल एंगल भी, वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे दो एंगल्स इक्वल आ गए, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का अगर दो एंगल इक्वल आते हैं तो हम उस दो ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं, ठीक है। हियर ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के बाय एंगल सिमिलरिटी, लरिटी। हमें ये बताना था कि दोनों एंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो एंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं, अगला क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। चलो यहाँ से हम कल करेंगे, ठीक है।